अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस्लामाबाद से इंतहाई अफसोसनाक खबर आज मौसूल हुई जब जुमे के दौरान तरलाई में एक इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक बताया जा रहा है कि 31 अफराद जाम बहक हो गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। और ये जो धमाका है, ये जो दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाई है, ये उस वक्त में हुई है जिस वक्त कौम बड़े अरसे के बाद ज़िंदगी की तरफ और इज्तिमाई खुशी की तरफ लौट रही थी। हम देख रहे थे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो, त्यौहार हों, बसंत की खुशियाँ हों, मसाजिद में बड़े इज्तिमात हों, बड़े अरसे के बाद ये सब कौम दोबारा इसकी तरफ लौटना शुरू हुई थी। लेकिन फिर वही हुआ जो दहशतगर्दों का यूजुअल मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं कि जो भी अमन, तरक्की या इज्तिमाई खुशी होती है वो उसको टारगेट करते हैं। और वही देखने को मिला आज जब मस्जिद में इबादत करते हुए जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ। अपने तज्जियाकारों से पहले इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब और बेनज़ीर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, इस्लामाबाद में ये जो इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया है, आपके पास इससे मुतल्लिक इत्तलात क्या हैं और इससे बढ़कर ये ट्रेंड क्या जाहिर करता है? हम देखते हैं एक बार फिर ना सिर्फ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पर भी मज़ाफ़ाती इलाके बल्कि दारुल हुकूमत को टारगेट किया जाता है। तो ये क्या रुझान है? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो इसकी जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए जो शहीद होने वाले हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदानों के साथ, ये मेरा ख़्याल है कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही थी कि ख़ास तौर के जब कौम एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस आ रही है, ये दोबारा से दहशतगर्दी का अरूज, अब से कुछ दिन पहले जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई, वहाँ पे भी रेड जोन के जो बलूचिस्तान जो क्वेटा का रेड जोन है, वहाँ तक ये जो दहशतगर्दों का आ जाना और अब ये इस्लामाबाद के अंदर आ जाना, बुनियादी मकसद तो ये जो दहशतगर्दों का होता है वो लोगों में खौफ व हिरास, फियर इन्फ्लिक्ट करना वही होता है। और बज़ाहिर ये लगता है कि ये दोबारा से जिस तरह दहशतगर्दी सर उठा रही है और ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जो है वो उसको नाफिज किया गया है और वहाँ पे कुछ एक दो लोगों से बात हुई जो धमाके की, वहाँ पे वो बताते हैं कि इंतहाई जो सूरत हाल देखने के काबिल नहीं थी जिस तरह से ये इस शिद्दत के साथ वो किया गया। तो बड़ा ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए हुकूमत को तमाम जो स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर के ऊपर स्टेक होल्डर्स में जो सियासी जमातें हैं, उनका एक जो मुत्तहिद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको याद हो 2014 में जब ये APS का अटैक हुआ था तो उसके बाद तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर ये फैसला किया था कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक बेरहम ऑपरेशन करना चाहिए। तो इसी तरह का मैं समझता हूँ अब दोबारा से ज़रूरत है, क्योंकि अगर वफाकी दारुल हुकूमत तक आ चुके हैं दहशतगर्द या फिर सूबाई दारुल हुकूमतों तक आ चुके हैं, तो अब जो है ये एक ज़रूरी है और लाजमी है कि तमाम जो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें हैं मिल बैठ के ये फैसला करें। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है लाहौर में यहाँ पे, क्योंकि बसंत मनाई जा रही थी और फिर एकदम से ये ख़बर आती है इस्लामाबाद के बारे में। एक बड़ा ख़तरनाक सा ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, जितनी तेज़ी से दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं मुल्क में बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जो अगर आप स्टैट्स देखें, ये इस्लामाबाद में 3 महीनों में दूसरा बड़ा वाक़या था। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, ये तो सिविलियंस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा था। तो हम अक्सर इस तरह जब होता है, कोई बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं मुल्क में और इस किस्म का कोई वाक़या होता है, तो जो डिबेट है वो इस तरफ चली जाती है कि आप बसंत बंद कर दें या इन चीज़ों को बंद कर दें। डिबेट जानी चाहिए अलीना इस तरफ कि बंद ना करें, जो इंटरनल आपके सिक्योरिटी कमजोरियां हैं उनको देखा जाए, उस पर खुल के बात हो, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनको कैसे कम किया जा सकता है, तो इस पे खुल के बात होनी चाहिए। और लीना, मैं तो सिर्फ ये भी कहूंगी कि खुल रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। इस किस्म के जब वाकयात होते हैं कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे पहले वाकयात होते थे दहशतगर्दी के, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होती थी। यहाँ पे फखर बैठे हैं, एजाज बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते थे। तो खुल के इस पे डिबेट होनी चाहिए, खास तौर पर पार्लियामान में होनी
चाहिए, सूबाई असेंबलियों में होनी चाहिए। यहाँ पे बात होती है, ऑपरेशन होने जा रहा है और पार्लियामान में कोई बात नहीं होती, कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती, कोई डिबेट नहीं होती। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मज़हर साहब, देखिए, ये जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुत्तहद ऑपरेशन हुए हैं, आप 20 साल से यही होता आ रहा है, क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इसलिए कि हम रूट कॉज को ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं, और रूट कॉज है दहशतगर्दी का इंतहा पसंदी है। जो इंतहा पसंदाना सोच है वो जो फ़रोग़ पा रही है, उसके लिए हमारे पास कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने उस सिलसिले में कोई प्रोग्रेस की हो। तो जब तक आप ऊपर से शाखों को काटते रहेंगे तो पौधा तो वहीं मौजूद रहेगा, वो पौधा मज़ीद शाखों को जन्म दे देगा, मज़ीद शाखें निकल आएंगी उसमें। आपने 2001 में 9/11 से पहले ग़ालिबन 12 या 14 अगस्त 2001 को आपने पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़ा वाराना तंजीमों पर पाबंदी लगाई, उनको कलअदम करार दिया। आपने जनवरी 2002 में तमाम जो दीगर ऐसी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें इवन तालिबान वगैरह भी शामिल थे, इनको आपने कलअदम करार दे दिया। अब 2001 से आज हम 2026, वो तंजीमें अपनी जगह किसी न किसी नाम से ऑपरेट करती रहती हैं। तो इसका मतलब ये कि एक ऑन पेपर आप कोई चीज़ करते हैं, ग्राउंड पे जो चीज़ें होती हैं वो हम एड्रेस करते हुए हिचकिचाते हैं। तो जब तक आप इसके रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, तो नेशनल एक्शन प्लान को ज़रा रिविज़िट तो करें कि नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं अमल हुआ। और आई थिंक इसी के लिए जो पार्लियामान की तरफ से या वजारत दाखिला की तरफ से एक कई मुतालबा कहें या फिर उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि पार्लियामान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर डिबेट होगी। आई थिंक अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी संजीदा है हुकूमत और आने वाले दिनों में उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। डॉक्टर कमर जी, सॉरी मज़हर साहब, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर हम इन डिटेल बात करें आगे जाकर। ये जो ज़रा वाक़या है और दहशतगर्द इस तरह के माहौल में, इस वक्त में जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ ज़िंदगी जाती है, उस वक्त निशाना बनाते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं इसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना चाह रही थी। एक अगर आप इजाज़त दें, एक पॉइंट सर। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी जगह पिक की गई। जी। इस्लामाबाद जी, फेडरल कैपिटल जी, एक ऐसे मौके पे जब जैसे सिंध के कराची के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस तरह आपने कहा लाहौर में बसंत हो रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, एक ऐसी फेस्टिविटी है, और उन्होंने पिक किया हार्ट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल कैपिटल, उसको पिक किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इस खबर को बहुत ज़्यादा जो है वो मिला। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा शहर उन्होंने इंतखाब किया जो शहर रिफ्लेक्ट करता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे भी मज़हर साहब भी बात कर रहे थे, बाकी कोलीग्स भी बात कर रहे थे, देखिए जब पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, IMF जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रही हो, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हों, और अभी 2 दिन पहले कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, आज उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हों, तो बड़ी ऑप्टिक्स बड़ी हैं कि पाकिस्तान दुनिया में बड़ा रेलिवेंट है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो लीबिया के फील्ड मार्शल पाकिस्तान आए हुए थे। लाहौर में बसंत जो है वो इतना बड़ा 3 दिन का इवेंट है, दुनिया लोग खुशियां मना रहे हैं, पाकिस्तान बैक टू नॉर्मल है, और मिडल ईस्ट के अंदर हमारी जो क्रेडिबिलिटी, हमारे जो कनेक्शंस हैं, या हमारी रेलिवेंस बढ़ रही है। पिछले 6 माह पहले आपने एक जंग जीती, दुनिया ने आपको उस अंदाज से देखा। तो इन सारे ऑप्टिक्स को डाइल्यूट कैसे करना है या इनको खराब कैसे करना है, फिर उस सिलसिले में ये चीज जो है, ये इस तरह के धमाका, जैसे अभी बेंजी साहब भी कह रही थी कि एक सुसाइड हमला पहले हुआ, अभी इस्लामाबाद को हिट किया जा रहा है। लेकिन जब रूट कॉज की बात होती है, बस मैं एक पॉइंट इसमें कहूंगा इनिशियली, मैं समझता हूं कि देखिए 2600 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर है, लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को मैन नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो 2600 किलोमीटर बॉर्डर और जो पोरस बॉर्डर है, जो रग्ड है, जिस पर कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे जंगलात हैं, तो मतलब अगर इतना बड़ा 2600 किलोमीटर के बॉर्डर पे एक मुल्क उसको मैन ही नहीं करना चाहता, अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाना चाहता, और पाकिस्तान को अकेले करना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि
हर दौर में हमारे लिए चैलेंजेस और थे, जहाँ रूट कॉज अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे 2021 के बाद जो अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां आई हैं, वहाँ पे जो नया रजीम आया है, उसके अपने मसले मसाइल भी हैं, और वो दहशतगर्द जमातों को जो कंट्रोल नहीं कर पाता और उनको अनलीश कर दिया पाकिस्तान की जानब, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी वजह है। और यही वजह है कि ये जो ज्यादातर लोग जो दहशतगर्द हैं, ये अफगानी होते हैं। आजकल सुसाइडर भी अफगानी कहा जा रहा है, इससे पहले जो हुआ था लॉयड्स पे, वो भी अफगानी नस्ल का था। तो ये चैलेंजेस हैं। इसके ऊपर हम मज़ीद बात करते हैं अगले सवाल में, इसी से जुड़ा। कि मेरा ख्याल है इस सवाल को हम या इस बात को हम यहाँ पर वाइंड अप करके ब्रेक लेते हैं कि जहाँ हमारी तमाम तर दुआएं, हमारी तमाम तर जज्बात जो इस वाक़े में मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन के साथ हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके लवाहिकीन के साथ हैं, वहाँ डिस्कोर्स ये भी होना चाहिए कि हम ये ज़रूर पूछें कि सिक्योरिटी के क्या लैप्सेस थे, किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इससे मुतल्लिक सवालात करें, लेकिन हम वो काम ना करें जो ये दहशतगर्द चाहते हैं, यानी कि अमन, तरक्की और हमारी जो ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ जा रही थी उसको बंद कर दें, हर चीज़ बंद कर दें। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सवालात ज़रूर उठने चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर हम ज़रूर बात कर सकते हैं, बट ये ख़ास तौर पे आगे देखें। इसी के ऊपर हमने मज़ीद बात करनी है। दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ मुतालबात भी किए हैं, इसके ऊपर काबू पाने के लिए इक़दामात भी हो रहे हैं। वो इक़दामात, मुतालबात, उनकी अहमियत क्या है, कितने तसल्ली बख्श हैं, सब सवालात उठाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। दहशतगर्दी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या फिर इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से। इसके ऊपर आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनका भी अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। वो कहते हैं कि कोई अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की ग्रोह या फिर ख़ुद साख्ता ग्रोह सरगर्म नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अफ़गानिस्तान को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं है अपना दिफा करने के लिए। बहरहाल ये जो सारा का सारा मामला है, इसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान ने मुतालबा क्यों किया है और इसके असरात क्या होंगे, अपने तज्ज़ियाकारों से पूछते हैं। बेनज़ीर, हमें पता है कि अमेरिका ने तो पहले ही BLA को सैंक्शन किया हुआ है, कलअदम तंजीम करार दिया हुआ है, लेकिन अब जो पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट लेके गया अक़वाम मुत्तहिदा, इसकी अहमियत क्या है? ये आपके ख़्याल में क्या ज़रूरी इक़दाम था और क्या असरात होंगे इसके? अलीना, बहुत अहमियत है इसकी कि यूनाइटेड नेशंस अगर डेजिग्नेट कर दे एक BLA को एक दहशतगर्द तंजीम, क्योंकि इसके साथ जब वो डालते हैं, मुझे अगर सही तरह याद है तो 1267 है वो जिस लिस्ट में डाला जाता है, उसमें फिर मजीद सैंक्शंस लगते हैं, जैसे ट्रैवल बैन लगता है, एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, और जो होता है जब लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो ये बाइंडिंग होता है, जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन पे बाइंडिंग होता है कि उन्होंने इस सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है BLA की जो फंडिंग है, उनके जो एक दूसरे ममालिक जाने के जो तरीके हैं उनको रोका जा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। और आपने जैसे बताया कि एक तरह से पाकिस्तान का जो ग्लोबली जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है। पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने भी BLA को डेजिग्नेट किया था एज अ फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप। तो इंटरनेशनली अब ये भी खबरें आ रही थी कि हम कोई डोसियर भी देने की अब तैयारी कर रहे हैं दोबारा से, इसमें सबूत भी पेश करेंगे कि भारत किस तरह इन्वॉल्व है इन मामलात में। तो इंटरनेशनली हमारी तरफ से बड़े अच्छे मेरे ख्याल से कदम उठाए जा रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन वही बात अलीना जो मैं पहले कर रही थी कि इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, कि बहुत जरूरी है कि मीडिया पे कोई पाबंदी ना हो, इस पे खुल के डिबेट हो, इस पे बात हो, नेशनल असेंबली में इस पे बात हो, और फिर जाके इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारे इश्यूज हैं उन पे खुल के बात होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। मज़ा साहब, आपकी राय जानना चाहती हूँ, कितना सिग्निफिकेंट है ये, ख़ास तौर पे जब हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बात करते हैं तो वहाँ पर अलहदगी पसंद आते हैं, कई दफ़ा उनको भी जोड़ा जाता है BLA के साथ, फिर मिसिंग पर्सनस का इशू आता है। क्या आप समझते हैं कि ये इक़दाम बाइफिकेट करने में मदद करेगा या वजाहत लाने में मदद करेगा? जी, करता है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है किसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को महदूद किया जाए। टेरर फाइनेंसिंग जिसका हम नाम देते हैं, कि क्योंकि इससे पहले 9/11 से पहले
उतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग को उस तरीके से नहीं चेक किया जाता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि टेरर फाइनेंसिंग के और ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन को कलअदम करार दे दिया गया उनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इसका हमें कुछ, जिस तरह भी बेनज़ीर भी कह रही थी, इंटरनली क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता ये है कि वो आपके लोकल बैंक्स को अटैक करते हैं। वहाँ से बैंक, आप देखें कि बलूचिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात बेशुमार हुए हैं और जगह भी हुए हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि हम ये नहीं देखते कि इसका काउंटर ऑफेंसिव क्या हो सकता है, जब हम ये पाबंदी लगा रहे हैं और इफ़ेक्टिव है और इंटरनेशनली जो उनके नाम हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप डेजिग्नेट करते हैं या यूएन जिसको डेजिग्नेट करता है, उनके जो नाम लिस्ट होते हैं वो भी होते हैं और उनको बड़ी इश्यूज़ होते हैं उन ममालिक में जहाँ वो ठहरे हुए होते हैं। तो इसको अफेक्टिवली तो किया जा सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो कंट्रीज़ इसमें इंगेज होती हैं या हमारे नज़दीक वो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, अगर उन कंट्री को पर प्रेशर नहीं डालती यूएन, तो फिर आपको किस हद तक, फ़र्ज़ करें अगर जिस तरह हम समझते हैं कि भारत इन्वॉल्व है, तो भारत पे क्या पाबंदी होगी? भारत को यूएन किस तरह चीज़ें करेगा? उसमें कुलभूषण का केस हमारे सामने है। कुलभूषण के केस में अल्टीमेटली क्या हुआ? उसमें इतना बड़ा नेटवर्क आपने पकड़ा, हर चीज़ आपके पास, उसके सबूत भी हुए, सारे सबूत, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या इंडिया पर प्रेशर बढ़ाया गया? क्या यूएन की तरफ से कोई इस तरह की रेजोल्यूशन हमें उस तरह की नज़र आती है? नहीं आती। तो सिर्फ इस चीज़ का, एक चीज़ को जो है अगर अक़वाम मुत्तहिदा वो करती है तो उसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन इस अफेक्टिव मेजर सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं कि इंटरनली आप क्या कर रहे हैं और जिस कंट्री को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो या भारत हो, उसके बारे में जहां हम अप्रोच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से उसको चलें। अफ़गानिस्तान को तो आप अक़वाम मुत्तहिदा रिकग्नाइज़ नहीं करती, तालिबान को, तो वहाँ तो एक मुख्तलिफ केस हो जाता है। लेकिन इंडिया के केस में तो हमने आज तक नहीं देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा पे को आप जितने भी सबूत दे दें तो इंडियंस तो कहीं भी हमें वहाँ उससे अफेक्ट होते नज़र नहीं आते। तो शायद उस तरीके से उतना फ़ायदा इसलिए नहीं हो क्योंकि वो मुल्क तो अगर उनको पनाह देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? यूएन क्या करेगा? अगर आपके पास ये सबूत हैं कि जी इंडिया इसके पीछे है और रॉ इसके पीछे है और इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, वो सबूत आप अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजें और अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं करे, तो उसका सिर्फ एक किसी तंजीम को कलअदम करार देने से वो चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी और वो इक़दामात नहीं हो पाएंगे जो कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा उन ममालिक पर प्रेशर डाले उसके नतीजे में आ सकते हैं। बड़े अहम, बहुत ज़रूरी सवालात उठाए मज़हर अब्बास साहब ने, इसको हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया है कि बीएलए के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इसको कलअदम तंजीम करार दिया जाए। तंज़िया तबसरा इसके ऊपर करें डॉक्टर कमर चीमा साहब। मज़हर साहब का पॉइंट वैलिड है। सवाल एक तो अफ़गानिस्तान जो कि किसी इंटरनेशनल लॉ के अम्ब्रेला के नीचे आता ही नहीं है, इस तरह की सैंक्शंस उनके लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये इकट्ठे होते हैं और वहाँ से इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है। दूसरा, अमली तौर पर ये ममालिक के ऊपर सैंक्शंस काम करती हैं क्या, या सिर्फ एक लेबल है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ हेल्प। दुनिया में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जो रियलिस्ट मॉडल है, वो उसमें तो इंस्टीट्यूशंस की कोई वैल्यू नहीं होती, भले वो यूएन हो या कोई भी हो, कोई इसको नहीं मानता। हर मुल्क अपने ताकत से अपने आप को सिक्योर करता है। तो हमने रिसेंटली जब अफगानिस्तान पे स्ट्राइक की थी कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है, तो वो हमने अपने आप को वो सेल्फ हेल्प का प्रिंसिपल को देखा था। एक तो मैं इसमें ये बात करना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो बात आपने इंट्रो में भी की, क्वेश्चन में भी की, देखिए जब अमेरिका फॉर एग्जांपल आप देखें, ये जो अभी जो दहशतगर्द बीएलए की बात हो रही है, पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की कि बीएलए को जो है वो दहशतगर्द जमात करार दिया जाए, और इसमें 2025 में, लेकिन इसके ऊपर कोई टेक्निकल होल्ड जो है वो कुछ मुल्कों ने लगा दिया था, जिसमें यूके भी था, यूएस भी था, फ्रांस भी था, और मुल्कों ने भी टेक्निकल होल्ड था। अब दोबारा क्योंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं और इसको जो यूएन 1267 रजीम है उसके अंदर लेके आया जाए, क्योंकि बीएलए का ताल्लुक जो है वो अलकायदा से भी है और अफगानिस्तान में इनके कनेक्शंस मौजूद हैं। और 1267 रजीम जो है वो
लार्जली इन चीज़ों पे डील करता है। अब फॉर एग्जांपल आज अगर जैसे यूएन आपने उनकी स्टेटमेंट कोट की एक अफगान तालिबान की, वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ तो ये दहशतगर्द जमातें मौजूद नहीं है, यूएन में हमारी प्रेजेंस नहीं है। अब चलिए इसको आप छोड़ दें। अभी रिसेंटली एक क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान की। चाइना, ईरान, पाकिस्तान ये तो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रशिया भी ऑलमोस्ट नेबरिंग कंट्री है। तो ये चारों कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा भी मौजूद है, तहरीक तालिबान भी है, जैश-उल-अदल भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है, मजीद ब्रिगेड भी है। ये चारों नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के कहते हैं। यूएन को फॉर अ मोमेंट अगर अफगान तालिबान कह रहे हैं वो उससे खुश नहीं है तो साइड पे कर देते हैं। तो ये जो चारों मुल्क क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग जो कि सितंबर 25 2025 में यूएन में हुई, उसमें इन्होंने सबने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सो मैं समझता हूं कि जब ये सैंक्शंस आप करते हैं तो सैंक्शंस का ये फायदा होता है कि जो इन दहशतगर्दों के सपोर्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन तक आप पहुंचते हैं। भारत की बात हुई तो मैं समझता हूं, देखें जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन करेगी तो वो जो लिंक्स हैं हम उन लिंक्स को सामने लेके आएंगे, फिर उन मुल्कों को उनको सीरियसली देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि अगर कुलभूषण यादव जो था, अगर उस वक्त हमने बीएलए को ग्लोबली डेजिग्नेट किया होता यूएनएससी ने, तो हम उनको लिंक्स एस्टैब्लिश कर सकते थे भारत तक, या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह सकती थी जी कि देखें बीएलए ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, भारत का ये कर्नल हमने पकड़ा और ये इसको सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी इंटरनेशनल इंप्लीकेशन और होती। लेकिन क्योंकि उस वक्त था नहीं तो हम उस तरह चीजें जो है वो नहीं हो सकी और आज तक हम वो नहीं कर सके। मैं समझता हूं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था बीएलए को, लेकिन क्योंकि अब दोबारा हम परमानेंट सीट पे हैं, हम दोबारा इसका फायदा लेंगे और अफगान तालिबान जितना मर्जी से भागें। सवाल यह है कि अफगान तालिबान के सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी एक ही बात है। मैंने अभी कोट किया क्वाड्राइपार्टाइट को, ताजिकिस्तान में चाइनीज पे हमला हुआ, अफगानिस्तान के अंदर से हमला हुआ। बाकी जो सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, ईरान, सारे एक ही अफगानिस्तान से डिमांड है। और अगर अफगानिस्तान यूएन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो इसी वजह से नहीं कर पा रहा बिकॉज वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के बैठे हैं। बट ऐसा एक मुल्क जो कि इंटरनेशनली कोई किसी सैंक्शन से बाउंड ही नहीं है, किसी कानून से बाउंड नहीं है, उसके ऊपर इस तरह की सैंक्शंस, इस तरह के इकदामात का असर भी क्या होगा? लेकिन मैडम वो जब अफगान तालिबान को जो यूएस ग्लोबल जो सैंक्शंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस उनमें से निकाला गया था, उनको दोबारा डाला जा सकता है। वो ये नहीं है कि वो बाउंड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल उससे क्या होता है वो भी हमें बताएं जरा। जी, अगर उनको दोबारा डाला जाता है तो फिर उनके ऊपर पेनल्टीज होंगी, उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। वो दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, वो कतर जाते हैं, वो दुबई जाते हैं, वो कहीं भी ट्रैवल करेंगे, वो नहीं। अभी भी बहुत सारे जो अफगान लीडर्स हैं जब वो दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं है कि वो फ्री मूवमेंट हो सकती है। तो ये एक टेक्निकली उनको स्पेस दी गई थी। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था, पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वैक्यूम है, उसको फिल करना चाहिए, तो उस तरह ग्लोबली इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को नहीं देख रही कि वहां पे दहशतगर्द जमातें पनप रही हैं और हमें वहां पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी बाकी मुल्क लार्जली उस तरह मुतासर नहीं है। हम मुतासर हैं तो हम ज्यादा बोल रहे हैं कि जी वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की लीडरशिप को और अफगान जो वहां पे लोग हैं, जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको दोबारा इन यूएनएससी की सैंक्शंस के नीचे लेके आना चाहिए और 1267 रजीम के नीचे उनको भी लेके आना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक और भी इसमें फिर फॉलो अप सवाल है कि हम भी तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से अभी 2-4 महीने पहले चाइना के थ्रू सीपैक में शमूलियत की बात कर रहे थे। वो फिर उसका क्या होगा मामला? बहुत सारे और इससे जुड़े सवालात हैं। मैं आपके पास वापस आती हूँ। फ़खर दुरानी साहब को पहले ज़रा मैं शामिल करना चाहती हूँ गुफ्तगू में। फ़खर साहब, आप इसकी अहमियत क्या समझ रहे हैं? क्या बेशक अगर आप इस सवाल का भी जवाब देना चाहें कि एक तरफ हम ये भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमसाया है, उससे मामलात अगर बेहतर तरीके से हल हो सकें, दूसरी जानिब फिर हमें इंतहाई कदम भी उठाना पड़ रहा है। किस तरह से नेविगेट करें इसके अंदर से? बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अलीना, देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास तमाम सबूत हैं इनके इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। और दूसरा, अमेरिका का इसकी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रेटिजिकली और डिप्लोमेटिक जो है वो विन विन सिचुएशन है। देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी 2019 में बीएलए को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था और लास्ट ईयर 2025 में बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है
है उसको दहशतगर्दों की फहरिस्त में इन्होंने डाला था, तो ये ऑलरेडी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, दुनिया के दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह मज़र साहब ने भी बात की या आपने भी पूछा कि ये इस तरह की कोई अगर दबाव पड़ता है या BLA के ऊपर कोई जो सैंक्शंस आती हैं और फिर उनकी प्रेजेंस अफ़गानिस्तान के अंदर से साबित होती है तो अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। कमर चीमा साहब ने जो बात की है, देखें बिल्कुल अभी भी अगर जो तालिबान के जो टॉप के लीडर्स हैं जिनके नाम सैंक्शंस कमेटी UN की जो है वो उसमें डाला हुआ है, वो उनको बाहर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। रिसेंट इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो, अमीर खान मुत्तकी जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था और फिर अफ़गानिस्तान का भारत का दौरा करना था, तो UN की सैंक्शंस कमेटी से बाकायदा उसकी पहले अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद इनको जो है वो बाहर जो है वो किसी भी दौरे के हवाले से वो जा सकते हैं। तो अब भी मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं उसके तहत पाकिस्तान दबाव डलवा के ख़ास तौर के ऊपर ये जो अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है, वो इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकता है। अगर दबाव ना होता तो ये अफ़गान तालिबान उसको फिलफोर उसके ऊपर ये कोई रिएक्शन ना आता। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर और बतौर जो परमानेंट मेंबर है उसके तौर के ऊपर जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, जो बेनज़ीर भी बात कर रही थी इंटरनल जो सिक्योरिटी के हवाले से, देखिए इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से आपके इल्म में हमने जो 2-3 दिन पहले भी एक डिस्कस किया, जो टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है जिसमें बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है उससे दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो उसको समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटेजिकली बलूचिस्तान है, और उसको ख़ास तौर के ऊपर जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं वो इसको बतौर एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो है वो पेरिफरी जो स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, चाहे वो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल हो या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत हो या अफ़गानिस्तान हो। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और इंटरनेशनल फ्रंट के साथ साथ जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल हमारा जो फ्रंट है उस पर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो कि आप भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान को ये इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। देखें ये जो 2-4 दिन पहले जो बलूचिस्तान के अंदर इंसिडेंट हुआ उसमें जो ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पे जो खौफ का राज है इस टाइम क्वेटा शहर के अंदर तक जो है, जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, वो ये कहते हैं कि जो सेटलर्स हैं जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, सराइकी हों, वो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ और वो बेच के यहाँ से शिफ्ट हो जाएं दोबारा पंजाब में या सिंध में। और ये एक दहशतगर्दी का मैं समझता हूँ कि ये उनका जो एक मकसद है वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो इसमें स्टेट की तरफ से जब तक कोई एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ये जो ऑपरेशन है हमने देखा है जो हिरौफ का हवाले से वो कहा जाता है जो BLA की तरफ से, उसमें देखें उनकी तरफ से जो इस दहशतगर्दी के वाक़े में बच्चों से लेकर स्टूडेंट्स से लेकर बड़े बूढ़ों तक 60 साल की उम्र का भी उनकी तरफ से जो है वो दहशतगर्दी के हमले में मुलव्वस था। तो ये एक अगर दहशतगर्द इस हद तक जो है वो मुत्तहिद हैं तो फिर हमारी जो कौम है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मुत्तहिद होकर इकट्ठे। एक और बड़ा खौफनाक रुझान जो अभी हमने रीसेंट कार्रवाई में देखा, ख़वातीन ना सिर्फ हमने वीडियोस देखी बल्कि हमें हुकूमत ने बताया कि हुकूमती नुमाइंदों ने कि ख़वातीन की बड़ी तादाद 60 साल के बूढ़े थे एग्जैक्टली अलहदगी पसंद तंजीमों को ज्वाइन करी हैं, इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते, बड़े तशवीशनाक। बिफोर वी वाइंड अप, डॉक्टर कमर चीमा साहब आपकी तरफ मैं वापस आना चाहती हूँ। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से ऐलान किया गया कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या ग्रोह हैं, अगर उनको कोई भी फ़र्द भटक गया है और वो चाहे कि वापस कौमी धारे में शामिल हो जाए तो उसके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि रियासत की सख्त पॉलिसी है और उसकी एक मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारों को भी अप्रोच किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हमारे लिए क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या इसमें मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है या हम क्लियर हैं? ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान को? दूसरा, अफगानिस्तान वाला वो सवाल भी आपसे रह गया था कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का गढ़ बन रहा है जिसके अपेरेंटली पाकिस्तान सबूत भी सामने रख रहा है, पर दूसरी तरफ हम उनको इकोनॉमिकली अपने साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। सैंक्शंस का भी मामला है जो हम उठा रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है इसके अंदर।
देखिए मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कंफ्यूजन है। देखिए आपने मल्टीपल लेवल पे चीजें चल रही होती हैं। जब अमेरिकन तालिबान के साथ डायलॉग कर रहे थे तो उनका कतर का ऑफिस भी खुला हुआ था। तो सवाल ये नहीं है कि आज अगर अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान ने ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, कि हम ईरान के साथ बात करें, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, अकाउंटेबल ठहराएं और उन्हें कहें कि हमारे साथ इंगेज करें। एक बात। दूसरा, सीपैक की आपने बात की, तो क्यों ना किया जाए? नेबरिंग कंट्री था, हमने तो अगले दिन तक बॉर्डर भी खोला हुआ था, ट्रेड भी हो रही थी। तो मतलब वो उनके ऊपर सैंक्शंस थी। देखिए वो जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो उनको सैंक्शंस हटानी पड़ती हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन आप उनके साथ काम भी करते हैं। चाइना ने उनके एम्बेसडर को रिसीव किया, अगले दिन रशिया ने उनके एम्बेसडर को रिसीव किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ पे जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो बाकी मुल्क नहीं कर रहे। बाकी लोग हमारी आवाज में आवाज बुलंद करके अफगान तालिबान को, वहां पे वो जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। मैंने उसकी मिसालें भी दी हैं। दूसरी, आपने ये जो बात की बलूचिस्तान के हवाले से कि हम वहां पे कोशिशें कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए वो तो एक जारी बात है, एक दहशतगर्द जमात है। उसको अगर अमेरिका ने आज अमेरिका के जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया ऑफिस है उसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उसने भी आज उसकी कहा है कि बीएलए दहशतगर्द जमात है। और मैं कह रहा हूं कि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल जा रहे हैं तो दैट्स अगेन अ गुड इनिशिएटिव और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी रही बात जो लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसमें यंग भी हैं, लड़कियां भी हैं। देखिए ये एक चैलेंज है और ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, 500, 1000, 2000, 4000 लोगों की अगर फॉर एग्जांपल इफ दे आर देयर, तो इट मींस कि स्टेट सरेंडर तो नहीं कर सकती ना। और उनकी डिमांड बड़ी क्लियर है। उनकी डिमांड ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को नहीं मानते। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको ये निज़ाम पसंद नहीं है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करें, आप इलेक्शन लड़ें, आप पावर में आएं और निजाम को बदलें। ये नहीं हो सकता कि आप बंदूक उठाएं और आप रियासत पे हमला कर दें और कहें कि हम बंदूक के जोर पे तब्दीली लेके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, आपने दरमियान में ये भी बताया कि कोई टेक्निकल होल्ड लगाया मुख्तलिफ ममालिक ने जब पिछली दफा पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो वो किन वजूहात की क्या टेक्निकलिटीज थी जिसके ऊपर रुका था मामला? देखिए वो टेक्निकलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है समटाइम्स कि हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, मजीद चाहिए कि उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने ये मेरा ख्याल है कहा होगा कि इनका ताल्लुक अलकायदा से भी है, बिकॉज लार्जली जो 1267 रजीम है वो लिंक है अलकायदा और दाइश बेस्ड सैंक्शंस के हवाले से। तो इस हवाले से कि वो जो बीएलए की क्या कनेक्शंस हैं अलकायदा से या दाइश से, उस हवाले से भी चीमा साहब ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो हम कर ही नहीं रहे। एक अभी हमने एफर्ट की, कितने अरसे बाद की हमने एपेक्स कमेटी वाली, बलूचिस्तान में तो हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो इट ऑलवेज लीड टू पॉलिटिकल सेटलमेंट। पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या हो सकता है कि आप उन फोर्सेस को, उन सियासी क़ुव्वतों को इन्वॉल्व करें जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रह के बात करती हैं, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हमेशा से हुकूमतों को और रियासत को ये मशवरे दिए हैं कि चीज़ों का सियासी हल की तरफ जाएं, उसमें उनको इंगेज करें। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आती है इसमें वो पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल खामोश नज़र आती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने केपी में एपेक्स कमेटी का इजलास किया, उसी तरह बलूचिस्तान में भी एपेक्स कमेटी का इजलास होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। पैनल पर इस बात पर कंसेंसस पाया जाता है कि पाकिस्तान का जो मुतालबा है अगर ये मान लिया जाता है तो इसके बहुत एक्सटर्नली दहशतगर्दी बलूचिस्तान में उसको कर्ब करने के फ़वाइद होंगे, खासकर बैरूनी फंडिंग को लेके। लेकिन एक खदशे का ज़रूर इजहार किया जा रहा है कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि दाखिली तौर पर फिर इसके असरात हो सकते हैं। विद दैट इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।